दैट वन स्टोरी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज फिर से एक नई कहानी, एक नया सफर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी दोस्तों, कोई भी इंसान जिंदगी में सबसे ज्यादा किससे बात करता है? अपने आप से ना, राइट। तो हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में, हम बोले या ना बोले, हर दिन बहुत सारे लफ्ज चलते हैं। कभी हम खुद से सवाल पूछते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। कई बार उन बातों को कह पाते हैं किसी और से, लेकिन कई बार अपने दिल तक रखते हैं। लेकिन बातें बहुत सारी होती है। आप इन बातों को जब एक इमोशनल तरीके से शब्दों में उतारना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं शुरुआत होती है पोएट्री की। शुरुआत होती है उस लेखन की जो न जाने कितने जिंदगियों को इम्पैक्ट कर जाता है। सो ऐसे में आज मैं ऐसे ही एक पर्सनालिटी से आपको मिलवाने वाली हूँ जो बचपन से ही बहुत कम बोलते थे, लेकिन खुद से जितनी बातें करते थे उसको उन्होंने भंडार बनाकर किस तरह से अपने संग्रह में उतारा, किस तरह से उन्होंने अपनी पोएट्री के दौर को शुरू किया। आज बहुत सारी बातें होंगी जो हमारे साथ मौजूद हैं मीनाक्षी मैम, उनके साथ। मीनाक्षी मैम का बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस पॉडकास्ट पर। थैंक यू तानू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपके बारे में कि आप सभी सुनने वालों को बताएं कि आपका जो ये सफर है ये कैसे शुरू हुआ। ये सफ़र, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी बहुत खूबसूरत सा सफ़र, एक ऑथर का, एक पोइट का। ये मेरा जो स्टार्ट हुआ वो मेरे लाइफ के सेकंड फेज़ में, जब मैं 50 इयर्स की हुई। उस समय जब मैंने अपने बेटे की शादी करी, उस समय सबसे ज़्यादा जो कमी मुझे महसूस हुई वो है मेरी मदर। मेरी मदर, शी डाइड जब मैं 2 साल की थी। तो मैंने बहुत उनको देखा नहीं। सिर्फ जो मेरे आसपास लोग हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उनसे मैंने सुना कि बहुत हिम्मत वाली थी वो। कैंसर से उनकी डेथ हुई थी, लेकिन बहुत हिम्मत वाली थी। सबसे मैं सुनती थी कि कभी उफ नहीं करती थी। और बहुत सपने उन्होंने सबके पूरे करे, और तब भी लास्ट मोमेंट तक वो करती थी कि किसी को तकलीफ ना हो। तो वहाँ से वो सुन सुन के मुझे लगा कि बहुत हिम्मत वाली वो जो लेडी, मैंने उस दिन, मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों मिस किया, बट मुझे लगा कि आज वो मेरे साथ होती तो मेरी एक और ताकत होती। वो दिन मैंने उनके लिए एक कहानी लिखी, और वो कहानी सिर्फ मैं और मेरी मदर की थी। वो सिर्फ एक कहानी थी, मुझे नहीं पता कि वो कविता थी। मैंने एक कहानी लिखी। उस कहानी का जो मेरा नाम था वो था एक गुड़िया की कहानी। एंड इट वॉज ओनली, जो मैं चाहती कि शायद एक बार वो माँ मेरी वापस आ जाए। वहाँ से बस वो एक कविता जो मैंने लिखी, वो मैंने शेयर करी अपनी कॉलेज में, मेरे जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, डीएवी कॉलेज है, वहाँ पे हिंदी डिपार्टमेंट में एक मेरी कलीग थी, अब रिटायर हो गई हैं। मैंने उनके साथ शेयर करी और उनको कहा कि आप देखिए, ये ठीक है, ये कहानी ठीक है। तो उनका जो जवाब आया, उन्होंने कहा तूने मुझे रुला दिया, ये कहानी नहीं, ये बहुत सुंदर एक कविता है, और बहुत दिल से लिखी हुई कविता है। बस शायद मुझे वहाँ वो दिन था जब मैंने शायद कुछ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू किया और इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करी। बिल्कुल मैम। तो जैसे कि आपने बताया, बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था जब आपने ये शुरुआत की। लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगी कि मतलब ये जो लिखने का सफर था, ये तो आपने अभी शुरू किया, हम्म। लेकिन मन में तो बहुत टाइम से चलता होगा। तो आपका बचपन कैसा रहा? तो उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आया, शादी हुई आपकी, तो ये सारा टाइम कैसा था? अभी आपने जब इंट्रोडक्शन दी, आपने खुद ही बोला कि जब आप दुनिया से कम बोलते हो तो आप अपने आप से बोलते हो। एंड वही थी डॉक्टर मीनाक्षी, जो उस समय थी मीनाक्षी या मिनी। मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत इंट्रोवर्ट। शायद उसका कारण, मैंने अपनी माँ को खो दिया था जल्दी, और मुझे लगता था कि सबका परिवार तो पूरा है, मेरा इनकम्प्लीट है। तो मैं मिस तो करती थी, नो डाउट। मेरे आसपास लोग, मेरे रिलेटिव्स, जिन्होंने मेरी केयर करी है, वो माँ बाप से बढ़ के की।
लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी मुझे महसूस होती थी। तो वो जो इंट्रोवर्ट नेचर है मेरी, उसने मुझे अपने आप से बातें करना सिखाया। उसके बाद दूसरा कारण जो मुझे लगता है, अ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन सोसाइटी जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो आपको कई बार रियलाइज करवाती है, बिकॉज मैं बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं थी और अभी भी नहीं। लेकिन उस समय ये महसूस कराया जाता था कि आप सांवले हो तो शादी नहीं होगी, शादी होगी तो लड़का पता नहीं कैसा मिलेगा, और शायद आपको कोई पसंद नहीं करता। तो वो चीज़ मेरे दिल को लग गई थी, और मैंने अपने आप को थोड़ा दुनिया से एक तरह से मैं कट गई थी। मैं सिर्फ कॉलेज जाना, घर आना, स्कूल जाना, घर आना, अपनी पढ़ाई में आई वाज गुड एट स्टडीज़, और मैं उसी में उलझी रहती थी। और लेकिन क्योंकि बात वही है ना, इंट्रोवर्ट थी मैं, तो मैं अपने आप से बातें करती थी और बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हमारे टाइम में मुझे याद है एक मैगज़ीन आता था, सरिता। बिल्कुल। सरिता मैगजीन में कॉर्नर्स पे, जो उसके कॉर्नर्स होते थे, वहाँ पे कुछ शेर लिखे होते थे और मुझे बहुत पसंद आते थे। मैंने तब एक डायरी मेंटेन करी और उसमें वो शेर शेर जो है मैंने कॉपी करने शुरू करे, और आज भी मैं वो डायरी संभाल के रखी हुई है। वहाँ से मुझे एक राइमिंग, कि मैं अपने दिल की बातें कैसे करूँ, और जो एक राइमिंग जो वर्ड्स हैं उनको कैसे मैं यूज़ करूँ, वो मैंने सीखा। और मैंने फिर उसकी शुरुआत कैसे करी, जैसे मैंने अपने फ्रेंड्स को अगर विश करना है बर्थडे के लिए, किसी की एनिवर्सरी पे किसी को विश करना है, तो मैंने वो राइमिंग वर्ड्स को यूज़ करना शुरू करा। दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय स्मॉल, एक छोटी छोटी पोएम्स लिखना, छोटी छोटी जो है अपनी बातें लिखना, छोटे कोट्स लिखना, वहाँ से शुरुआत करी। सो मैम, जैसे कि आपने बताया कि जब आप छोटे थे तो एक कॉम्प्लेक्शन था आपके अंदर, वो बिल्कुल। जो कि एक सोसाइटी के द्वारा दिया गया था, फेयर कॉम्प्लेक्शन होना बिल्कुल। चाहिए। सो आज जब बहुत चेंजेस आ चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस इतना बढ़ चुका है, बिल्कुल। तो अगर मैं आपके शब्दों में अब इस बात का जवाब सुनना चाहूँ तो वो जवाब क्या होगा? मैं पहले तो मैं कुछ कह के फिर उसके बाद मैं अपनी एक कोट पढ़ती हूँ, वो बहुत आपको रिलेट करती हुई नजर आएगी। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि ये कॉम्प्लेक्सेस शायद हमारे अपने क्रिएटेड ज़्यादा होते हैं। दूसरा, आपको अच्छा महसूस करा रहा है, बुरा करा रहा है, लेकिन आपके अपना थॉट प्रोसेस जो है वो आपको काफ़ी मदद करता है। तो मुझे आज लगता है कि शायद इतना लोगों ने मुझे रियलाइज़ नहीं करवाया जितना शायद मैंने महसूस किया। मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है, जो मुझे जिसने मीनाक्षी को बदल दिया, जिसने उसको लफ्ज़ दिए, एंड दैट वाज इन 1989 जब मेरी शादी हुई। जी। मेरे हस्बैंड मिस्टर अनमोल, सारा क्रेडिट उनको जाता है। वो थे जिन्होंने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं मेरे में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, और उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि लाइफ बहुत सुंदर है, ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे हमें लेके नहीं चलना चाहिए। और उस दिन मुझे लगा, और शायद आज भी मैं महसूस करती हूँ, कि मैंने अपना स्कूल और कॉलेज का समय बहुत सारा बर्बाद किया, शायद यही सोच के कि नहीं, मुझ में ये कैपेबिलिटीज़ नहीं है, मेरे में ये एबिलिटी नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो वो चीज़ें आज मुझे लेकिन काम आ रही हैं। और वो काम कैसे आ रही हैं, क्योंकि मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, और वहाँ पे जब गर्ल्स को मैं देखती हूँ उनमें भी वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। सो मैं उनको ये समझाती हूँ कि बेटा, आप भगवान की एक डिज़ाइनर पीस हो, क्योंकि हम देखते हैं जब डिज़ाइनर पीस होते हैं वो यूनिक होते हैं, बिल्कुल। एंड सबसे ज़्यादा मूल्यवान होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली प्राइस्ड होते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ, आप जो है बिल्कुल डिज़ाइनर पीस हो, यूनिक हो, सबसे अलग हो। तो आप उसमें काले में काले, गोरे, मोटे, पतले, इनमें मत खो, बल्कि अपनी कैपेबिलिटीज को इतना इम्प्रूव करो कि दुनिया आपको आपके काम से जाने, आपके चेहरे से, आपकी फिजिक से, इससे नहीं जाने, बल्कि आपके काम से जाने। बिल्कुल। और वही चीज मैंने सीखी है, और वही मैं सिखाने में मुझे आज गर्ल्स कॉलेज में बहुत मदद कर रही है। अगर मैं रिलेट करना चाहूँ तो बिल्कुल। मेरी अपनी लिखी हुई एक कोट है जो इसमें बहुत मदद करेगी। तनु, मेरी जो कोट्स की बुक्स हैं, सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, जितना मैं इंट्रोवर्ट थी या मैं एक कॉम्प्लेक्स में थी, मेरी जो जर्नी है
आप मानेंगे और आप शायद हंसेंगे भी, लेकिन मेरी जो ये जर्नी है उसमें मेरी सारी बुक्स का जो टाइटल है वो खूबसूरत से स्टार्ट होता है। क्योंकि ओके। मैंने आपको बताया कि जब मैंने 1989 में जब मेरी मैरिज हुई, तो वो खूबसूरती मुझे लाइफ में अपने आप में नजर आई। तो बस उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं एक कोट लिखना चाहूंगी जो मेरी अपनी बुक से है, अ, जो मेरी अपनी लाइफ को मैं एक टीचिंग के तौर पे, एक लेसन के तौर पे अपनी स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ और मैं सभी को कहना चाहूंगी। शक मत करना तुम कभी, शक मत करना तुम कभी शख्सियत पर अपनी, कोई और इसके लिए बहुत मन्नतें मांगता होगा। हम वाह। अपने पे शक करते हैं और हमें यही नहीं पता होता कि हम बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे होते हैं, कितने लोग हमें फॉलो करते हैं, कितने लोग हमसे सीखते हैं, बिल्कुल। लेकिन हम अपने उन कॉम्प्लेक्सेस में शायद उन पलों को, उस खूबसूरती को देख ही नहीं पाते। बिल्कुल। और एक और कोट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ, जी। हमेशा, और मुझे लगता है ये मैं हर विमेन को कहना चाहूंगी, और वो है, तू जैसी है सुंदर है बहुत, तू जैसी है सुंदर है बहुत, विश्वास तू रख बस अपने पर, अपने को तू पहले अपना। प्रॉब्लम यही है कि पहले हम अपने आप को ही नहीं अपनाते। पहले जी। हमें ये एहसास होना जरूरी है कि हम खूबसूरत हैं। अपने को तू पहले अपना, फिर ना तू बदल किसी के लिए, फिर ना तू बदल किसी के लिए। क्या बात है। मतलब कहीं ना कहीं जितने भी लोगों के दिमाग में ये चीजें चलती होंगी, अपने आप को एक्सेप्ट करके अपनी जो अच्छाइयाँ हैं उसको समझना बहुत बहुत जरूरी जरूरी, है, और खुद से प्यार करना भी उतना ही जरूरी है। बहुत जरूरी। क्योंकि जिंदगी एक मिली है हमें, एक जिंदगी में हमें केवल दूसरों को प्रूफ नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल। हमें अपने लिए जीना है, अपनी लाइफ को पूरी तरह जीना है। सो मैम, जैसे कि आपका ये सफर चल रहा था, तो आप एक टीचर भी हैं, साथ ही बिल्कुल। साथ आप एक पोएट भी हैं, राइटर भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग है हम्म। वो किधर से आती है, एज टीचिंग प्रोफेशन से या फिर आपके ये राइटिंग प्रोफेशन से? आ, तनु, मैं ये मान के चलूं कि दोनों को रिलेटेड हैं। जो मैंने टीचिंग से सीखा, इनफैक्ट मैं बहुत प्राउडली कहूंगी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं गर्ल्स के साथ एसोसिएटेड हूँ। मेरा जो कॉलेज है इट्स अ गर्ल्स कॉलेज, और लड़कियों के साथ रहते हुए मुझे अपनापन नजर आया, और मुझे लगा कि शायद उनमें से बहुत लोग हैं जो मैंने जिया वो वैसे जी रही हैं। तो हम्म। मुझे वो टीचिंग में मदद किया, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के जो लेसन्स हैं वो उनको सिखाए, और जो मैंने उनसे सीखा, क्योंकि आए दिन हम उनसे सीखते हैं, वो ग्रोइंग गर्ल्स हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, उनसे सीखते हैं कि कैसे हम, वो बहुत सारी, हम लोग तो बहुत अच्छे समय के हैं। आज जो प्रेशर वो लड़कियों पे है, अ, वो खाली कॉम्प्लेक्शन और उसके नहीं है, बहुत तरह के प्रेशर हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो मैं एक पॉजिटिव एनर्जी के तौर पे, एक लेसन के तौर पे अपनी पोइट्री में इंक्लूड करती हूँ। और मैं बहुत इस तरह की जो उनकी स्ट्रगल देखती हूँ, उनकी लाइफ, हम लोग बहुत अक्सर शेयर करते हैं अपनी क्लासेस में। मैं अपने जैसे सिलेबस हम कराते हैं, लेकिन एंड में 5-10 मिनट हम डिस्कस करते हैं। जी। तो उनकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो मैं उसको कहीं ना कहीं अपनी पोएम में, अपनी कोट्स में उसको लेके आती हूँ। तो सो वो आपको को लाइफ रिलेट हो रहे से हैं। जो है, मतलब बहुत सारी जिंदगियों को पढ़ने का मौका मिलता है, एग्जैक्टली। और उसी से ही आप इन्फ्लुएंस होते हैं कि कैसे उसको और लिखा जाए। बिल्कुल। सो मैम, आपकी शायरी की बात करें, हम्म। आपके पोएम्स की बात करें, तो हमेशा उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है जो कि है होप। आप हमेशा आशा की बात करती हैं, होप बिल्कुल की बात करती हैं। लेकिन हर एक की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है जब उसे लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट फेज है। बिल्कुल। तो उस टाइम पर इंसान उम्मीद कैसे रखे? ये जो आपने तनु, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मेरे कई स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे मेरे से कनेक्टेड हैं, उन्होंने सेम यही क्वेश्चन मेरे से पूछा। उन्होंने कहा कि मैम, हमें ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कभी कोई नेगेटिव नहीं है, कुछ नेगेटिविटी नहीं है, आपको कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो मैंने उनको बोला कि बेटा, कोई लाइफ, मुझे नहीं लगता कि कोई, किसी की भी जिंदगी ऐसी होगी जो सिर्फ फूलों से भरी होगी।
मुझे लगता है हर जिंदगी में कांटे भी उतना ही रोल प्ले करते हैं। पर मैं ये मानती हूँ, मैंने उनको भी यही जवाब दिया और मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी, मेरी जो भी मैं लिखती हूँ उसमें पॉजिटिविटी जो है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस किया। और दूसरी चीज़, मैं ये मानती हूँ कि अगर हम हमेशा नेगेटिव, सपोज मैं नेगेटिव लिखूं और वही नेगेटिव मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करूं, तो सबसे ज़्यादा अपने व्यूअर्स से ज़्यादा या अपने फ्रेंड से ज़्यादा, अपने रिलेटिव से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैं ही उसको देखूंगी और बार बार देखूंगी। बिल्कुल। और बार बार उसी नेगेटिव थॉट को जब मैं खुद देखूंगी तो डेफिनेटली वो नेगेटिविटी दोबारा से घूम के मेरे पास आएगी। तो मेरा अपना मानना है कि अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करते हो ना, उस समय सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो है ना, वो थॉट अपना लिखिए वही। और इनफैक्ट मैं आपको एक अपनी लाइफ का एक और टर्निंग पॉइंट बताती हूँ, वहां से मेरी शुरुआत भी होती है कुछ चीजों की। मेरी अराउंड 2010 में मेरा और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ। ओके। ये मेरे कॉलेज के पास की बात है। हमारी गाड़ी पलट गई। आप ये मानेंगे कि वो कुछ चंद मोमेंट हैं कि उससे उस सेकंड जो है, उससे थोड़ा सा पहले शायद मुझे भगवान ने कुछ अलर्टनेस दी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो रही है, उनका बीपी शूट कर गया था। एंड मुझे शायद वो अलर्टनेस आ गई। और जब वो गाड़ी गाड़ी पलटी, मेरे हस्बैंड अनकॉन्शियस हो गए थे, लेकिन मैं उतनी अलर्ट थी। और वो अलर्टनेस में मैंने फ़ोन किया, जो भी मेरे क्लोज वन थे। फ़ोन गाड़ी के अंदर ही, मैं गाड़ी में ही फंसी हुई थी, लेकिन मेरा ध्यान अपनी चोट पे नहीं था। मेरा ध्यान ये था कि मैं कैसे जो है अपने लिए मदद मांगूं। और मैंने फ़ोन किया, सुबह का समय था क्योंकि कोई सड़क पे ज़्यादा नहीं था, तो मैंने मदद मांगी। और मैं बाहर, मुझे लोगों ने, हमें दोनों को निकाला, मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल में भेजा। मेरा भी काफ़ी मतलब चोट लगी थी, बट मेरा ध्यान उस पे नहीं था, मेरा ध्यान था मेरे हस्बैंड कैसे हैं। वो मोमेंट, वो शायद हमारा 3-4 महीने बहुत क्रूशियल थे। और जो भी हमारे से हाल पूछने आता था, अ, जो एक बहुत डरावनी चीज़ हमें पता चली, उन दिनों में बहुत एक्सीडेंट्स हुए और बहुत लोग बच नहीं पाए। जी। बहुत सारे एक्सीडेंट्स उन्हीं दिनों में हुए। वो चीज़ ने मुझे इतना, मेरे दिल को छू गई कि मुझे लगा कि भगवान ने मुझे ये दूसरा जीवन दिया है। मुझे ये दूसरा जीवन किसी ना किसी पर्पस से वो रोते हुए नहीं निकालना। मुझे बहुत खुश रहना है। और खुशियाँ बटोरनी तो हैं, लेकिन खुशियाँ जो है बिखेरनी है। बांटनी है। मतलब वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। वो दिन था शायद मेरे लिए वो और पॉजिटिविटी लेके आया। और उस दिन के बाद मैंने शायद वो जो हाय करना या दुखी होना, वो मैंने बहुत कम कर दिया। कहीं ना कहीं बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आता है तो बिल्कुल, हम पॉजिटिव ना होके बल्कि और कई बार बहुत ही कंप्लेनिंग नेचर में आ जाता है। हम बिल्कुल, भगवान को बोलने लग जाते हैं कि आप बिल्कुल हम तन्नु, मेरे साथ ही अक्सर ऐसा क्यों, होता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता हाँ, है, मेरे साथ हमेशा गलत क्यों होता है। बिल्कुल, लेकिन आपने उसमें भी एक होप ढूंढ ली, तो बिल्कुल अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपका जो मेन अट्रैक्शन है सभी पॉइंट्स का, वो होप कैसे है। बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन शब्द हैं आपके मैम। एक चीज़ और जानना हाँ, चाहूँगी कि जो आपके अब सब्जेक्ट्स हैं, मतलब आप कौन से सब्जेक्ट्स पर लिखना पसंद करती हैं? आजकल सोसाइटी में आप जो हुँ। प्रॉब्लम्स देखती हैं उन पर लिखती हैं, या फिर जो आपके दिल को जो सब्जेक्ट छूते हैं केवल आप उन्हीं पे लिखती हैं? तो वो कैसे डिसाइड करती हैं? अ, आप बहुत हैरान होंगी, मैंने कई तरह की पोएम्स लिखी हैं, जिसमें मैंने गुलाब के फूल पे लिखी है। आप मान सकती हैं, ये समय था कोविड का और ये पोएम मैंने उस समय लिखी। को मैं बताना चाहूँगी, मुझे खुद भी कोविड हुआ। और वो कोविड, आप अभी बात कर रहे थे जैसे कि हर नेगेटिविटी में भी आपने पॉजिटिविटी ढूँढी, बिल्कुल। मुझे जब कोविड हुआ, दैट वाज़ द सेकंड फेज़, जिसमें आस-पास बहुत मौत हो रही थी। बिल्कुल। और वो उस समय मुझे भी जो कोविड हुआ, उसने मेरी वॉइस को ही अफ़ेक्ट किया। आप ओके। मानेंगे कि 1 महीने तक मेरी आवाज़ नहीं थी। और शुरू के 1-2 दिन तो मुझे लगा कि नहीं, ये ऐसा ही है, 14 डेज़ का, उस समय 14 डेज़ का रेस्ट होता था। हम्म। तो मैंने कहा चलो 14 डेज़ की कॉलेज से छुट्टी मिली और मैं रेस्ट करूँगी, मज़े करूँगी, पिक्चर्स देखूँगी, ये सब। लेकिन तीसरे चौथे दिन मेरी आवाज़ चली गई।
मैंने डॉक्टर से, मेरे हस्बैंड ने पूछा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसके गले पे वो वायरस ने अटैक किया है, जब तक उस वायरस का असर रहेगा तब तक वॉइस वापस नहीं आएगी। वो दिन बिल्कुल थोड़ा बोल सा, नहीं पा रहे थे आप। बिल्कुल बोल नहीं पा रही थी मैं। मतलब मैं व्हाट्सएप पे बच्चों से बात करती थी, मेरे जो बच्चे हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके, जब उनकी वीडियो कॉल भी आती थी, इसीलिए वो मुझे ज़्यादा वीडियो कॉल नहीं करते थे, तो दिल कभी कभी दुखी होता था मेरा, उनका भी। तो लेकिन जो एक चीज़ मैंने उस समय अपने मन को मनाया, और वो था कि मेरे पास एक आर्ट आ गई है, और वो है शब्दों से मैं अपनी बात कर सकती हूँ। बिल्कुल। और आप मानोगे, मैंने वो मेरा एक नॉर्मली 14 डेज का वो रेस्ट होता था, मेरा जो कोविड टेस्ट हुआ दैट वाज आफ्टर वन एंड हाफ मंथ, सॉरी, ओके। इट वाज 1.5 मंथ। तो उस समय जब बच्चों का फोन आता था तो थोड़ा सा दिल दुखता था, मेरा भी और बच्चों का भी। लेकिन फिर मैंने अपने मन को मनाया और समझाया कि मेरे में एक आर्ट आ गई है, और वो है मैं अपने शब्दों से बात कर सकती हूँ। और तनु, मैंने उस समय कविताओं की एक बुक लिखी, ओके। खूबसूरत उम्मीदें। वाओ। और देखिए, मैं ये मानूंगी कि मेरी लाइफ में नेगेटिव मोमेंट्स आए, लेकिन हर नेगेटिव मोमेंट के बाद मेरे पास मेरी लाइफ में जो पॉजिटिव चीजें हुई, वो शायद पहले कभी नहीं हुई। इस मोमेंट के बाद भी क्या हुआ कि आपका एक कम्युनिटी रेडियो है 90.4 गाजियाबाद में। ओके। वहाँ पे जो एंकर हैं, उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाली कि जो कोविड वॉरियर्स हैं, स्पेशली विमेन, वो नारी शक्ति से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम कर रही थी। हम्म। तो किसी के थ्रू किसी ने मेरा रेफरेंस उनको दिया कि मैम भी जो हैं वो बहुत प्रोलॉन्ग और मुश्किलों से गुजर रही हैं। तो उन्होंने कहा, मतलब मैसेज भेजा मेरे पास, जब आप ठीक हो जाएंगी, जब आपकी आवाज़ आ जाएगी, तो हम आपका इंटरव्यू लेंगे। तो ओके। दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो हम्म। देखिए ज़रा, अगर मुझे कोविड ना होता तो मेरा मुझे ये अपॉर्चुनिटी तो ना मिलती। बिल्कुल। सो वो एक अपॉर्चुनिटी, मुझे लग रहा है कि वो नेगेटिव चाहे मैंने बियर किया, मैंने किताब लिखी, अगर मैं वो किताब ना लिखती तो शायद मैं मेरी उस जर्नी में एक और एडिशन ऐड ना होता। बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें एक के बाद एक जुड़ती गई। सो हाँ, मुश्किलें आती हैं, तो मैं बच्चों को भी यही कहती हूँ, सभी को मैं ये कहती हूँ कि मुश्किलें हैं। मैंने एक पोएम लिखी थी अपने गुलाब के फूल पे, मैंने उन्हीं दिनों में लिखी, क्योंकि उस समय था मेरे पास। मैं अपने बाहर झूले में बैठ जाती थी और गुलाब के फूल को बहुत ध्यान से देखती थी हम्म। कि इतना खूबसूरत सा फूल है और आसपास सब कांटे हैं। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जब आप उसको तोड़ते हैं तो आपको सबसे पहले कांटे लगते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही आप हैं, आप एक खूबसूरत फूल हैं। कोई अगर आपको तोड़ने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले उसको कांटे ही चुभने चाहिए। सो बिल्कुल। वो चीज है जो अगर आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई सहेज के रखेगा तो वो कांटा कभी चुभता नहीं है। तो बिल्कुल। ये चीजें मैंने उस समय रियलाइज करी, और मुझे लगता था कि प्लांट्स भी मेरे साथ बातें करते हैं। सो मैम, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हमारी ज़िंदगी है, इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? मतलब अगर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना हो, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे देखती हैं? कैसे एक इंसान को अपनी ज़िंदगी को देखना चाहिए? तो क्या कहना चाहेंगी? मैं तो हमेशा ये मानती हूँ कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और इसके लिए मैंने 2 लाइनें भी लिखी हैं कि जिंदगी खूबसूरत थी जो गुजर गई, जिंदगी खूबसूरत थी जो गुजर गई, अभी और खूबसूरत बाकी है। वाह। तो अगर ये जज्बा रहे तो मुझे लगता है कि कोई गम, कोई परेशानी आपके आसपास नहीं आएगी। हर चीज में आप खूबसूरती ढूंढ ढूंढ सकते हो, हर बिल्कुल। चीज में आप जिंदगी से रिलेट कर सकते हो। मेरी एक पोइम है, मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, जी। अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं बिल्कुल, उसको। बिल्कुल। मैं, चाय मेरी बहुत फेवरेट है, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ टी। और जब भी मैं चाय पीती हूँ तो मैं उसको जिंदगी से रिलेट करती हूँ। जी। तो कैसे रिलेट करती हूँ, मैं इसको अपनी एक पोइम के रूप में बताना चाहूंगी। बिल्कुल। मेरी जो बुक है खूबसूरत हसरतें, तो मैंने उसमें ये मेंशन करी हुई है, जिंदगी और चाय। जिंदगी भी होती है बिल्कुल एक चाय सी, जिंदगी भी होती है बिल्कुल एक चाय सी,
बहुत कुछ मिलकर आता है स्वाद इसका। चीनी जैसे होते हैं, चीनी जैसे होते हैं सब मीठे से अनुभव। बुरे पल भी है जैसे चाय पत्ती की कड़वाहट। अदरक सौंफ इलायची, अदरक सौंफ इलायची होते हैं सब लोग। स्वाद अपना अपना इस चाय को है देते। जलती है उबलती है, जलती है उबलती है ये जिंदगी की चाय। जलती है उबलती है ये जिंदगी की चाय, पर आखिर में स्वाद बहुत ही ये देती। पानी से चाय तक का सफर, पानी से चाय तक का सफर होता है बहुत कठिन, होता है बहुत कठिन, पर यही अनुभव बहुत परिपक्वता, बहुत परिपक्वता और सहनशीलता हमें देता। इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद जो तैयार ये होती, इतनी मुश्किलों के बाद जो तैयार ये होती, तो लेते रहिए जनाब, तो लेते रहिए जनाब स्वाद आप इस चाय का। बहुत ही स्वादिष्ट सी जिंदगी की इस चाय का, जिंदगी की इस चाय का। क्या बात थैंक है, यू। जिंदगी की चाय। मतलब कितना आपने बहुत ही अच्छे से एक डेली की आदत में आपने जिंदगी का मीनिंग ढूंढ लिया। एग्जैक्टली। सो मैम, बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जब उनके दिमाग में स्ट्रेस होता है या फिर कोई परेशानी आती है तो कहीं खो जाते हैं। मतलब आपने एक अपनी हॉबी को अपना पैशन बनाया, बिल्कुल। और जब भी आपको कोई परेशानी होती है या फिर आप अच्छा महसूस करती हैं तो आप होप की तरह उसको लिखना शुरू करती हैं। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आज भी इस प्रॉब्लमेटिक दौर में, आजकल के लाइफस्टाइल में अपनी सारी हॉबीज को पीछे छोड़ चुके हैं और अब केवल बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसी में स्टक है, उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि एक तो कुछ ना कुछ सीखिए। ये गलत नहीं कहा गया कि सीखने की उम्र नहीं होती। जब मैं 50 साल की उम्र में लिखना शुरू कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है उम्र वाकई जो है इट्स ओनली अ नंबर। बिल्कुल। और मैं तो अपने आप को अब ये मानती हूँ कि हर किसी को अनस्टॉपेबल होना चाहिए। बिल्कुल। चलते रहना ही जीवन है, जिंदगी है। आपको रास्ते में मैंने कहा ना कांटे भी मिलेंगे, लोगों के कटाक्ष भी मिलेंगे, लेकिन हिम्मत आपने नहीं हारनी, क्योंकि आप हैं जो अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। आप ही हैं जो सबसे पहले अपने आप को थपथपा सकते हैं। कोई और की इंतजार नहीं करनी, किसी और की मुस्कुराहट, किसी और की एप्रिसिएशन की इंतजार नहीं करनी। आप अपने आप को खुद अप्रिशिएट करो ना। तो आप, मुझे लगता है सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करो, तो हर चीज, हर मुझे लगता है रास्ते का हर पत्थर अपने आप हट जाएगा। अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग नदी की तरह बना लो, बस उसके फ्लो के साथ बहते जाओ। उसके बहाव में जरा देखो कितनी ताकत है। मुझे लगता है हर पत्थर वो हटा सकती है। सो यही मैं सबके लिए कहूंगी और यही मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। सो मैम, आप बहुत लकी हैं कि आपको जैसे कि एक टर्निंग पॉइंट मिल गया था या लाइफ में, आपकी एग्जैक्टली। मैरिज के टाइम, और वहां से आपका जो एक होप है उसकी उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। बिल्कुल। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो होप है वो उन्हें नहीं मिली है। सो उस होप को कैसे ढूंढें? होप को ढूंढने के लिए देखिए, मैं अभी भी यही कहूंगी कि किसी और पे निर्भर मत हो। अपने अंदर आप क्या कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या आती है तनु, हम लोग अपने आप को दबाते हैं, स्पेशली मुझे लगता है विमेन। विमेन कहीं ना कहीं इंतजार करती हैं मुझे मेरे पति से सहारा मिले, मेरे बच्चे मुझे अप्रिशिएट करें, मेरे साथी मुझे, नहीं तो दुनिया क्या कहेगी। तो मुझे लगता है कि आपको क्या अच्छा लगता है पहले जानो। क्या सपने हैं आपके, उनको पहचानो तो बिल्कुल। फिर उसके बाद आप डायरेक्शन ढूंढ पाओगे। आपकी हॉबी आपकी आपका पैशन बन सकती है, आपके रोजगार का जरिया बन सकती है। तो झांकना तो हमें पड़ेगा, अपने अंदर झांकना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप सबसे बातें करने से पहले खुद से बातें करो। जब आप खुद से बातें करोगे ना, तो अपने आप को जानोगे, अपने को खुश रख पाओगे। और मुझे लगता है जो खुश है
वही खुशियां बांट सकता है। बिल्कुल। ये मेरी एक विश है सबके लिए, और यही एडवाइस है। सो मैम, आज आपसे हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन आपका जो कंटेंट है, जो आपका संग्रह है, वो बहुत बड़ा है। जाते जाते भी कुछ लाइनें आपसे ज़रूर सुनना चाहूंगी कि आप सबको बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी श्योर, पोएट्री के माध्यम श्योर, से। श्योर। मैं कुछ कोट्स अपनी पढ़ना चाहूंगी और ये मैसेज के तौर पे मैं देना चाहूंगी। और मैं ये कहूंगी, मैं थोड़ा सा और चीज थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। जैसे अभी आपने पूछा मेरे से कि मतलब होप कैसे ढूंढें। अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए कि कोविड ना होता तो मुझे वो 90.4 एफएम की वो मुझे अपॉर्चुनिटी ना मिलती। अगर मैं कोविड में रोती रहती, कुछ ना करती, ना बुक लिखती, तो मुझे शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। बिल्कुल। तो मुझे लगता है भगवान भी उसका साथ देता है जो खुश रहता है, एफर्ट्स करता है, हिम्मत नहीं हारता। क्योंकि हमें ये मान के चलना चाहिए हिम्मत हम ना हारें, पीछे कोई ना कोई तो है जो हमें सपोर्ट कर रहा है। वो भगवान हो सकता है जिसको हम मानते हैं, वो हो सकता है। मेरी एक कोट है जो मैं मान के चलती हूँ, और वो है, एक तो ये है कि लोग कहते हैं खुदा क्या है, लोग कहते हैं खुदा क्या है, खुदा वो है जिसे मान लिया जाए। आप बिल्कुल। जिसको भी मान लें वही खुदा है। ढूंढना तो हमें है कि खुदा हम किस में देख रहे हैं। तो एक तो ये है। कुछ मैं एक दो चीजें एक सीख के तौर पे, और जो मैं सीख के लिए सबको कह रही हूँ, वो मुझे लगता है मैं पहले खुद अपनाती हूँ, फिर मैं लिखती हूँ, और फिर मैं सबके लिए लेके आती हूँ। जी। तो मैं जरूर बोलना चाहूंगी। ये जो कोट है मेरी अपनी बुक मैंने लिखी है, उसमें है, जिंदगी अपने में मुकम्मल है, जिंदगी अपने में मुकम्मल है, इसके मुकम्मल होने का इंतजार न कर। हर एक लम्हा है जश्न मनाने का, हर एक लम्हा है जश्न मनाने का, तुम जश्न की शुरुआत तो कर, वाह। तू जश्न की शुरुआत तो कर। प्रॉब्लम यही है तनु, कि हम बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं रखते हैं। एक चीज हमें मिली, हम उसको एंजॉय नहीं करते, बल्कि हम सोचते हैं अब इससे बड़ी चीज मिलेगी तब उसको सेलिब्रेट करेंगे। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, अपने आसपास अपने बच्चों को भी, मेरे अपने जो बच्चे हैं उनको भी मैंने यही कहा कि हर छोटी अचीवमेंट को पहले सेलिब्रेट तो करो। भगवान को ये तो महसूस होने दो कि तुम्हें जो चीज़ दी गई है तुम उसकी कदर करते हो, तो बिल्कुल। भगवान और देगा, आप और एफर्ट्स तभी कर पाओगे। तो ये जश्न मनाने की तो हर चीज़ होती है। रही बात जो अगर हम कहें कि हम थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं सबको ज़रूर कहूँगी कि हताश, देखिए ह्यूमन बीइंग है, हताश भी होंगे, निराशा भी होती है, हर तरह के मूड्स होते हैं, लेकिन अपने आप को उससे बाहर निकालना और खुद ही निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। अपने आप को खुद फोर्स करना पड़ेगा आगे चलने के लिए। तो मेरी कुछ लाइंस हैं। हो कभी थकान, हो कभी थकान या कभी निराशा, हो कभी थकान या कभी निराशा, सुन लेना तब अपने दिल की आवाज। देती है ताकत, देती है ताकत, करती प्रोत्साहित, देती है ताकत, करती प्रोत्साहित, कदमों को कभी ये थमने नहीं देती, कदमों को कभी ये थमने नहीं देती। हमें सबसे ज्यादा जो मुश्किल है, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, हम सबसे बतियाते हैं, सबसे बातें करते हैं, लेकिन अपने दिल की नहीं सुनते, अपने बारे मुझे लगता है अपने से बात नहीं करते। अगर हम अपने से बात करें तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा ताकत हमें वहीं से मिलेगी, और वो हमारे कदमों को कभी रुकने नहीं देगी, और तब होंगे हम अनस्टॉपेबल। बिल्कुल सही बात मैम आपने कही। और कितने लोगों को आज मोटिवेशन मिला होगा कि अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को कैसे आप अच्छा बना सकते हैं, कैसे एग्जैक्टली। खुश रख सकते हैं, वो जो एक चाबी है वो आपके खुद के पास है। खुद। उससे ही आपको वो ताला खोलना है, वो चाबी कोई और नहीं बन सकता। तो खुद अपने दिल की चाबी बनिए, और दिल तो छोटा सा है, छोटी सी आशाएं भी बहुत है। तो मैम, ऐसी कोई आपकी कोई आशा, कोई होप, बिल्कुल। आप इतनी सारी होप्स की बात करते हैं, कोई विश बिल्कुल जो है आप बताना चाहेंगी? तनु, बिल्कुल है। मैं हमेशा एक ही विश करती हूँ, और मैंने कहा था आपको जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद मैंने यही सोचा था, खुश रहना है और खुशियां ही बिखेरनी है। तो मेरी हमेशा से एक जो कोट है वो मेरी बहुत दिल के करीब है, और मैं उसको मानती हूँ, उसको फॉलो भी करती हूँ।
और वो है मेरी जो विश है वो है मुस्कुराहट बन खिल जाऊं मैं, क्या बात। मुस्कुराहट बन खिल जाऊं मैं हर किसी के चेहरे पर, हर किसी के चेहरे पर। गम को कर दूं, गम को कर दूं छू मंतर, गम को कर दूं छू मंतर, कोई जादू की छड़ी बनकर, कोई वाह। जादू की छड़ी बनकर। तो ये विश है कि सब जगह जहां कहीं भी कोई गम है वहां मैं कोई जादू की छड़ी घुमा दूं और वो गम को दूर कर दूं। तो ऐसा कुछ हो जाए तो दुनिया बहुत और भी खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये थे आज हमारे साथ डॉक्टर मीनाक्षी, जिन्होंने ज़िंदगी को इतनी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया और साथ ही साथ अपने लफ्ज़ों के माध्यम से बताया कि किस तरह से आपको ज़िंदगी जीने का नज़रिया सीखना चाहिए। तो जो ये खुशियाँ हैं, ये सब आपके अपने हाथ हैं। आपको खुद ही इनको बटोरना है, अपनी हॉबीज़ अपनाइए और साथ ही साथ ये जो स्ट्रेसफुल आजकल लाइफ़ है, इसको स्मूथ करने के लिए जो अपनी हॉबीज़ हैं, उनको पकड़ कर रखिए, छोड़िए मत, खोने मत दीजिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं आपको अंदर से खुश करती हैं। सो खुशी ढूँढिए और इसी खुशी को ढूँढने में हम आपकी ऐसे ही मदद करते रहेंगे और भी बहुत सारे एक्सपर्ट को यहाँ पर लेकर आते रहेंगे। तो वेट करते रहिए नेक्स्ट पॉडकास्ट की।